डियर दोस्तों, मंस सिको चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद लेकर आया हूं जो कि परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर ही आते हैं। हर परीक्षा में आपको ये अनुच्छेद देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कभी न कभी एग्ज़ाम में ये अनुच्छेद आया हुआ है। इसी कारण से मैं हर इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को अब से कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अनुच्छेद 86 से। अनुच्छेद 86 क्या बोलता है? आर्टिकल 86 क्या कहता है? कहता है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख है। कहने का मतलब राष्ट्रपति जो है संसद को संबोधित करता है और ये या तो उच्च सदन या दोनों सदनों को संदेश भेजता है जिससे कोई भी विधेयक को बनने में विलम्ब न हो। जब विधेयक यानी बिल बन रहा होता है तो कोई भी अगर विधेयक बनने में विलम्ब हो तो राष्ट्रपति क्या करता है कि दोनों सदनों नहीं तो किसी एक सदन को वो संदेश भेजता है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 86 में बताया गया है। अब अगला अनुच्छेद है यानी आर्टिकल 89 यानी 89। इस अनुच्छेद में बताया गया है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग जान ले कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को कहते हैं। तो अभी वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। तो इसमें सभापति एवं उपसभापति दोनों की बात कही गई है राज्यसभा के। अगर राज्यसभा में उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के किसी एक सदस्य को उपसभापति के रूप में वहाँ पे चुना जाएगा। ये अनुच्छेद 89 बताता है यानी आर्टिकल 89। अगला अनुच्छेद है 108 यानी 108। आर्टिकल 108 क्या कहता है? यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। जैसे समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है कि किसी भी विधेयक, अभी मैं विधेयक के बारे में बताऊंगा कि विधेयक का मतलब क्या होता है। तो विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए यानी उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। और निम्न सदन लोकसभा को। इन दोनों सदनों में अगर कोई भी गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया जाता है यानी कि दोनों को एक साथ बैठा के और जो फैसला है वो लिया जाता है। ये अनुच्छेद 108 बोलता है। इसको याद करने का मैं ट्रिक बता सकता हूँ, अगर समझ जाओगे तो ठीक है। देखिए, लोकसभा का जो आर्टिकल होता है और राज्यसभा का, ये मैं यहाँ से समझाऊंगा। तीनों का याद करने का ट्रिक है सरला यानी संसद। ठीक, संसद जो है 79 अनुच्छेद में आता है। र से हो गया आपका राज्यसभा, ये आपका 80 में आता है। और ला से हो गया लोकसभा, ये आपका 81 में आता है। अब देखो, यहाँ पे राज्यसभा के लिए 80 और लोकसभा के लिए 81, लेकिन यहाँ पे जो है 108 अनुच्छेद में दोनों को उलट पुलट कर दिया है। ये 108 80 को पहले 0 कर दिया और 81 को 1 पहले और 8 बाद में। तो यहाँ दोनों में विरोध हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा में।
लोकसभा और राज्यसभा में। 80 और 81 को आप 108 बना सकते हो। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो विधेयक बनाते समय, तो हम लोग संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान लगाएंगे, यानी दोनों को एक साथ बैठा के निर्णय लेंगे। ये अनुच्छेद 108 कहता है। अनुच्छेद 110 ये इम्पॉर्टेंट है, ये अधिकतर बार एग्जाम में पूछता है। अनुच्छेद 110 क्या कहता है कि धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। अब समझते हैं धन विधेयक क्या है। धन विधेयक आइए समझते हैं। कहता है कि धन विधेयक या विधेयक, धन विधेयक या फिर विधेयक, हम लोग धन विधेयक किसको बोलेंगे? देखिए, विधेयक या धन विधेयक, सॉरी बिल या विधेयक, विधेयक को बिल भी बोलते हैं। ये एक प्रस्ताव होता है। जैसे हम कोई प्रस्ताव रखते हैं किसी के सामने कि आप अगर मुझे 10 रुपया दोगे तो मैं आपके लिए कुछ काम कर दूंगा, ऐसा प्रस्ताव। ठीक, बिल या विधेयक एक प्रस्ताव होता है जिसे विधि का स्वरूप देना होता है, यानी कि उसको एक रोल देना होता है कि आप ये करोगे तो आपको एक रोल मिलेगा। ठीक, कुछ देशों में क्या होता है, जैसे इंग्लैंड या भारत में विधेयक की 2 श्रेणियां होती हैं, एक सार्वजनिक एवं असार्वजनिक विधेयक। इसके अतिरिक्त यदि कोई विधेयक सरकार द्वारा प्रेषित होता है, मतलब सरकार द्वारा अगर कोई भी विधेयक यानी कि विधि का स्वरूप दिया जा रहा है सरकार द्वारा, तो उसे हम लोग सरकारी विधेयक कहेंगे। और सरकारी विधेयक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य सार्वजनिक विधेयक तथा धन विधेयक। एक सार्वजनिक विधेयक, सामान्य सार्वजनिक विधेयक, एक धन विधेयक। पर जब संसद का कोई साधारण सदस्य, संसद है पार्लियामेंट का कोई भी जनरल मेंबर है, वो सार्वजनिक विधेयक प्रस्तुत करता है, तब इसे हम प्राइवेट सदस्य का सार्वजनिक विधेयक कहते हैं। सार्वजनिक तथा असार्वजनिक विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया में अंतर होता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में क्या होता है कि सार्वजनिक या असार्वजनिक विधेयक जैसे भेद नहीं होते हैं। साधारणतः संसद के दोनों सदनों में समान कार्यविधि की व्यवस्था होती है। अमेरिका में दोनों सदनों में समान कार्यविधि की व्यवस्था होती है। बट भारत और इंग्लैंड जैसे देशों में विधेयक की 2 श्रेणियां होती हैं, सार्वजनिक तथा असार्वजनिक। ठीक है, अब आते हैं आगे समझते हैं। प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पहले प्रत्येक सदन में अलग अलग 5 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। भारत और इंग्लैंड जैसे देशों में 5 स्थितियों से गुजरकर विधेयक बनते हैं और उसके 3 वाचन होते हैं, 3 बार उसको पढ़ा जाता है। 5 स्थितियां इस प्रकार है। पहला बार रीडिंग किया जाएगा उसको, दूसरा वाचन, फिर प्रवर समिति की स्थिति और प्रतिवेदन काल यानी रिपोर्ट स्टेज, और फिर तीसरा वाचन और थर्ड वाचन यानी तीसरा बार उसको पढ़ा जाएगा, तब जाके ये विधेयक कानून बनेगा। 5 स्थिति गुजरने के बाद ही विधेयक कानून बन जाएगा। जब दोनों सदनों में इन 5 स्थितियों से विधेयक गुजरकर बहुमत से प्रत्येक सदन में पारित हो जाता है, तब विधेयक सर्वोच्च कार्यपालिका के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। अभी भी वो विधेयक कानून नहीं बना है, अब उसको सर्वोच्च कार्यपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाएगा। अब सर्वोच्च कार्यपालिका की अनुमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। जब तक सर्वोच्च कार्यपालिका उसको अनुमति नहीं देगा, तब तक विधेयक कानून नहीं बन सकता है, याद रखिएगा। अतः किसी भी विधेयक को विधि में परिणत होने के लिए यानी रोल उसको प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि वह दोनों सभाओं द्वारा यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा स्वीकृत हो। इसके उपरांत सर्वोच्च कार्यपालिका की हस्ताक्षर सहित स्वीकृत भी अनिवार्य है। लास्ट में जब सर्वोच्च कार्यपालिका सिग्नेचर कर देगी, तब वो
कानून बन जाएगा। तो ये था आपका धन विधेयक या बिल या विधेयक। आते हैं लास्ट अनुच्छेद, अनुच्छेद 112, धन यानी 10 में बस। तो इसको याद करने का तरीका है 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 10 रुपया धन ले लो, और धन विधेयक को परिभाषित किया गया है 110 अनुच्छेद में। अब आते हैं 112, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष, अब वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो वित्तीय वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें मतलब जो फाइनेंशियल जितना भी लेन देन होता है उसके बारे में उसके समक्ष जितना भी पैसा निकलता है वो सामने लाया जाता है। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा जो होता है संसद के समक्ष, यानी जो पार्लियामेंट होती है भारत की, उसके समक्ष वो बजट पेश किया जाएगा। तो 112 में क्या है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष, अब वित्तीय वर्ष भारत में कब से कब तक लागू होता है? तो आप लोग लिख लीजिएगा वित्तीय वर्ष कब से कब तक लागू होता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जब राष्ट्रपति संसद के समक्ष वित्तीय वर्ष हेतु बजट पेश करेगा तो ये अनुच्छेद आपका हो जाएगा 112, यानी 12 महीना में राष्ट्रपति बजट पेश करेगा। तो अनुच्छेद 112 याद हो गया होगा। इसको याद करने का तरीका है 12 महीने में राष्ट्रपति बजट पेश करेगा संसद के समक्ष। तो 12 महीना यानी 1 साल यानी वित्तीय वर्ष, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अनुच्छेद का सेशन आपको पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।